खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अम्मी, ये आपने क्या किया है? हैदर बेयकीनी से उन्हें देख रहा था, जबकि साइमा बेगम ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। कैसे कर सकती हैं आप ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने अनाया को घर से निकाल दिया। अनाया के जिक्र पर उनके तासरात बिगड़े थे। उन्हें लगता था फैसल की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ अनाया है। वो मुंह फेर गईं जैसे अनाया के बारे में कोई बात न सुनना चाहती हैं, ना कोई बात करना चाहती हैं। क्यों किया आपने ये? हाँ, अब की बार वो चिल्लाया था। अम्मी, आप कैसे अनाया पर ऐसे इल्जाम लगा सकती हैं? क्या आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं? क्या आप भूल गईं जैसे आपने मेरी और नूर की परवरिश की है वैसे ही आपने अनाया की भी परवरिश की है? वो एकदम बोलकर रुका और फिर उनके पास बेड पर बैठ गया। अगर अनाया की जगह नूर होती तब भी आप यही करती? अगर नूर ने ऐसा कुछ किया होता तब आप ऐसे उसे घर से निकाल देती? हैदर के इस सवाल पर उन्होंने वापस से चेहरा उसकी ओर मोड़ा था। नहीं ना, तब ये नहीं करती, क्योंकि वो आपकी अपनी सगी औलाद थी। तब आप उसे डांटती, उससे सवाल करती या शायद थप्पड़ मार लेती, लेकिन इस तरह जलील करके घर से ना निकालती। फिर अम्मी, अनाया के साथ ये सलूक क्यों किया? आपने कैसे सोच लिया कि आपके हाथों में पली बड़ी बच्ची ऐसा कुछ कर सकती है? कैसे आपने उस पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए? मैं जानता हूं उसने गलत किया, लेकिन हमें चाहिए था उससे पूछते। कोई तो वजह होगी कि अनाया ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन नहीं, आपने उसकी नहीं सुनी। उसे अपने दिफा में कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। उसने अपनी मां को देखते हुए नफी में सर हिलाया और उनसे रुख मोड़कर अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। साइमा बेगम को एकदम अपनी संगीन खता का एहसास हुआ। बाबा उस रात मुझे कॉल करते रहे और मैंने कॉल नहीं पिक की। आप जानती हैं बाबा के इंतकाल का जिम्मेदार कौन है? वो एकदम साइमा बेगम की तरफ देखते हुए उनसे इस्तफसार करने लगा। आप और मैं? साइमा बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखा। बाबा क्या महसूस करते होंगे? उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी आपके इस तरह करने से? उन्हें लगा होगा वो अपनी महरूम बहन को क्या जवाब देंगे रोजे महशर वाले दिन। अम्मी, काश मैं उस दिन आपको कुछ न बताता तो ये सब ना होता और बाबा हमारे साथ होते। साइमा बेगम आबदीदा हो गईं। अब सिर्फ पछतावे रह गए हैं आपके लिए और मेरे लिए, और मैं सारी जिंदगी इस पछतावे से नहीं निकल पाऊंगा। मुझे जब पता चला अनाया के निकाह के बारे में तो मैं टूट चुका था। उस वक्त मुझे नहीं समझ आया कि मैंने क्या कर दिया है या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब ऐसे अचानक से हुआ। लेकिन आप ऐसा करेंगी ये मैंने सोचा नहीं था। सारी गलती मेरी थी। काश मैं बाबा की कॉल पिक कर लेता तो ये ना होता। वो कुर्ब से कहता गया, यहां तक कि उसकी आंखों के किनारे भी गए। साइमा बेगम तड़क के आगे हुई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबा वापस नहीं आएंगे अम्मी, हमने उन्हें खो दिया है। मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि कहीं मेरे फोन ना उठाने पर वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे। वो ऐसे ही चले गए। वो एकदम उनके गले लगकर रोने लगा। नहीं हैदर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम ठीक कहते हो। मैंने अनाया के साथ ज्यादती कर दी, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। वो रोती हुई बोली। उन्हें शदीद दुख ने आन घेरा। वो ये क्या कर बैठी थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। वो हैदर से अलग हुई, उनका चेहरा आंसुओं से तर था। मैं कैसे फैसल से माफी मांगू? वो तो मुझसे खफा ही चले गए। ये मैंने क्या कर दिया? वो फूट फूट कर रोने लगी तो हैदर ने उन्हें संभाला। इस गलती का अजाला एक ही है अम्मी, हमें अनाया को ढूंढकर वापस घर लाना होगा। हैदर ने कहा तो साइमा बेगम ने रोते हुए अपने सर को जुम्बिश दी। ये मंजर था रावलपिंडी के अंदरूने शहर के एक इलाके का, जहां तंग गलियों में ढेरों मकान बने थे। इस आबादी में घुसे दो अहाते के मकान में नजर डालें, जहां छोटे से सेहन में जमीन पर एक छोटा सा दस्तरखान बिछा था।
जिस पर एक डोंगे में दाल थी और एक डिश में सफ़ेद उबले चावल थे। एक पानी का जग, 2 ग्लास और एक प्याली में अचार था। एक बूढ़ी खातून मेहंदी रंग के सादा से जोड़े में बैठी खाना तनावल कर रही थी। उनके सामने ही साफ रंगत वाली एक लड़की हरे रंग के सादे से लॉन का सूट पहने हुए बैठी थी, जिसका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा था। वो प्लेट पर सर झुकाए बैठी थी। फिर एक ख्याल के तहत उसने अपना झुकाया सर उठाया और सामने बैठी उस खातून को देखा। वो कम उम्र थीं लेकिन अपनी उम्र से बड़ी लगती थीं। आंटी, मामा से आखिरी बार आप कब मिली थी? अनाया ने पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर अनाया को देखा। जब तुम पैदा हुई थी तब। अनाया को हैरत हुई क्योंकि आंटी ने उसे बताया था कि उसकी मामा और उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों सगी बहनों से बढ़कर थीं। उसके मामा बाबा का इंतकाल जब वो 4 साल की थी तब हुआ था। तो इन 4 सालों में आंटी दोबारा उसकी मामा से क्यों नहीं मिली? उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने एक लफ्ज में जवाब दिया और फिर अपना खाना खत्म किया और बर्तन उठाकर किचन में ले गई। अनाया ने भी जल्दी से खाना मुकम्मल किया और बर्तन उठाकर उनके पीछे ही किचन में चली गई। फिर एक दिन फैसल भाई ने फोन करके बताया कि आयशा और अहमद भाई का इंतकाल हो गया है। बस फिर आयशा को जब देखने गई तो वो जा चुकी थी। वो बताते हुए आबदीदा हो गई। अनाया का भी दिल भर आया अपने माँ बाप का जिक्र सुनकर। कैफ गुस्से में नताशा के घर से निकला और बाहर अपनी गाड़ी के बोनट पर दोनों हाथ धरे खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। चंद सेकंड वो ऐसे ही खड़ा रहा। तुम ठीक हो? उमर ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो कैफ उसी वक्त मुड़ा था। मैं ठीक नहीं हूं उमर, मेरे दिल में इस वक्त एक आग जल रही है। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, कैफ बेचैन सा बोला। उमर को हमदर्दी हुई कैफ से और उसकी इस हालत पर दुख भी। रात को वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने से पहले नादिया आंटी के कमरे में पानी का जग भरकर रखने के लिए आई थी। उसने अंदर झांका तो वो अपने पलंग पर एक छोटा बॉक्स खोलकर बैठी थी। आंखों पर नजर का चश्मा लगाए वो बॉक्स के अंदर रखी चीजें निकालकर देख रही थी। आप सोई नहीं अभी? अनाया मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। आओ यहां बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अनाया ने जग पलंग के साथ रखी छोटी मेज पर रखा और उनके सामने ही बैठ गई। ये देखो तुम्हारी अम्मी और मैं। उन्होंने अपने हाथ में थामी तस्वीर अनाया को दी। अनाया ने उनके हाथ से तस्वीर ली और देखने लगी। उसने अपना हाथ अपनी मामा के चेहरे पर फेरा। उसकी नजर बॉक्स में रखी एक और तस्वीर पर गई तो उसने उठाकर देखी। ये आपके? अनाया ने आंटी को देखते हुए कहा। उनकी नजर इस तस्वीर पर गई तो अनाया के हाथ से वो तस्वीर थामी। मेरा शौहर था। तस्वीर पर नजरें जमाए उन्होंने बताया। क्या हुआ था आंटी? आपने बताया नहीं, आप अकेली क्यों रहती हैं? और आपके शौहर? वो अपने मन में आने वाले सवाल जो कब से वो पूछना चाहती थी पूछने लगी। नादिया ने गहरी सांस खारिज की। हम 3 बहन भाई थे। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब्बू को कैंसर था। उनके जाने के बाद अम्मी भी बस 1 साल तक हमारे साथ रही और फिर वो भी चली गईं। यूं मेरी जिम्मेदारी मेरे भाइयों पर आ गई थी। मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए थी जो मेरे भाइयों को मंजूर नहीं था, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि शादी सिर्फ बाबर से करूंगी। मेरे भाई मेरी जिद के आगे हार गए और यूं मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जिससे मेरे भाई मेरी शादी करना चाहते थे वो अमीर कबीर इंसान था। मेरी बड़ी भाभी को लगा इस रिश्ते से मेरे भाइयों को भी फायदा होगा, लेकिन मेरे इनकार से वो मुझसे बदगुमान हो गई और मेरी बाबर से शादी पर शर्त रखी कि मेरा उसके बाद से अपने भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और मेरे भाई भी इस पर मुत्तफिक थे। बाबर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। शादी के बाद वो मुझे इस्लामाबाद से रावलपिंडी ले आया। वहां से आने से पहले ही तुम पैदा हुई थी और मैं तुम्हारी अम्मी से मिलकर आ गई थी। यहाँ आकर हम एक फ्लैट में रहने लगे थे।
उसके बाद मेरा वापस जाना ना हो सका। शुरू के 5 साल तो हमारी शादी के बहुत खूबसूरत गुजरे थे। फिर एक दिन बाबर मुझे कहने लगा उसे बाहर के मुल्क जाने का मौका मिला है और वो वहां जाना चाहता है, क्योंकि उस नौकरी में कब तक गुजारा करते रहेंगे। उसे लगता था वक्त आ गया कि ज्यादा कमाया जाए। जो पैसे इतने सालों में हम दोनों ने नौकरी करके कमाए थे, इन पैसों से वो बाहर चला गया, ये वादा करके वहां जाकर सेटल होकर मुझे भी बुला लेगा। वो कहकर लम्हा भर को रुक गई। अनाया उन्हें ही देख रही थी। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको बुलाया वहां अपने पास? उसने तजस्सुस लिए पूछा। नहीं, 2 साल तक उसका इंतजार करती रही। फिर एक दिन फोन करके मुझे कहने लगा वो मुझे वहां बुला नहीं सकेगा और उसने वहां सेटल होने के लिए शादी कर ली है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे दोबारा फोन किया और कहा वो मुझे अपने नाम के सहारे नहीं रखना चाहता और मुझे फोन पर ही तलाक दे दी और कहा अपने भाइयों के पास वापस चली जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। वो बताते हुए एकदम मुस्कुराई। अनाया ने उनका चेहरा देखा जहां एक कुर्ब था और मुस्कुराहट में तल्खी थी। फिर क्या हुआ? वही जो हम जैसों के साथ होता है। मेरे भाइयों ने मुझे सहारा नहीं दिया, इतने मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया। जानती हो क्या लगा था मुझे इस वक्त? डर, खौफ के कैसे अकेले इस दुनिया में रहूंगी। मेरे सगे भाई थे, उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया, जरा ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। बस मुझे ताने दिए गए और कहा गया कि देखो हमारी नहीं सुनी तो अब पता चल गया ना, तो अब जाओ, क्यों आई हो। मैं वापस आ गई। यहाँ आकर मैंने फ्लैट छोड़ दिया। ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि मैं माँ नहीं बनी। आज भी ये सवाल मेरे जहन में आता है और कई घंटों तक बस यही सोचती रहती थी कि ऐसा होता तो क्या होता। शायद अल्लाह को बेहतर पता था, उन्होंने वही किया जो मेरे लिए बेहतर था। आपके भाइयों ने फिर कभी नहीं पूछा आपका? और आपने दोबारा शादी का क्यों नहीं सोचा आंटी? क्यों अकेली रहीं? अनाया ने उनकी गोद में हाथ रखकर बेचैनी से पूछा। न जाने क्यों उसे कहीं ना कहीं ये कहानी बिल्कुल अपने जैसी लगी। एक मर्तबा तुम्हारे मामों से अचानक मुलाकात हो गई मेरी। भाई कहती थी उन्हें। जैसे ही मुझे देखा मेरे पास आ गए और हाल अहवाल पूछने लगे। बातों बातों में उन्होंने मेरे शौहर का पूछा, फिर मैंने उन्हें सब बता दिया। वो परेशान हो गए मेरे लिए। मुझे कहने लगे मेरे साथ चलो इस्लामाबाद, मैं समझाऊंगा तुम्हारे भाइयों को। लेकिन मैं इनकार कर दिया। फिर कहने लगे तुम भी आयशा की तरह मेरी बहनों जैसी हो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। लेकिन मैं नहीं मानी। कैसे मान जाती? मैंने खून के रिश्तों के रंग देखे थे और वो तो फिर गैर थे मेरे। लेकिन मुझे फैसल भाई की नीयत पर कोई शक नहीं था। वो वाकई में मुझे भाई बनकर सहारा देते, लेकिन मैं डरती थी कि उनके घर जाऊंगी वो तो बहन बनाकर ले जाएंगे। लेकिन उनका अपना घर बार था, बीवी बच्चे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई कुछ गलत समझे और मेरी वजह से उनका घर खराब हो। वो मुझसे मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर लेकर रुखसत हो गए और फिर एक दिन मेरे घर आए तो तुम थी उनकी गोद में। मुझे बताया कि तुम आयशा की बेटी हो, महज 9-10 की होगी तुम तब। नादिया ने मुस्कुराकर अनाया की ठोड़ी पर अपना हाथ धरा। जवाबन अनाया भी मुस्कुराई। मुझे कहने लगे कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देता हूं। उनकी इतनी फिक्र पर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि जो सब मेरे भाइयों को करना चाहिए था वो कर रहे थे। मैं इनकार करना चाहती थी, कहना चाहती थी कि अब मुझे किसी पर एतबार नहीं और ना मुझ में हिम्मत है। मैं चुप रही और वो ना जाने कैसे समझ गए और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की। ये घर मेरे लिए खरीद दिया और जब कभी वक्त मिलता मेरा हाल अहवाल पूछने आते थे और तुम्हें भी साथ लाते थे। तुम्हें देखकर तो मैं जी उठती थी। कई बार दिल चाहा तुम्हें उनसे मांग लूं, लेकिन उनके इतने एहसान थे मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए हमकता था। एक दिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ ना लाया करें। वो नासमझी से मुझे देखने लगे और फिर मेरी वो कैफियत भी समझ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। इस रात मैं बहुत रोई थी। अपनी खाली गोद का मलाल सही मानों में उस रात हुआ था। उन्होंने अनाया की जानिब देखा जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
वो आगे हुई और अनाया के आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगाया। 10 दिन होने को आए थे। कैफ और उमर अपने तौर पर हर तरह से अनाया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों में कैफ अपने घर से ज्यादा बाहर ही रहता था। आज भी वो पूरा दिन घर से बाहर था। रात के 11 बज गए थे और वो अभी तक नहीं आया था। राबिया बेगम ने उमर को कॉल की थी। उमर, कैफ तुम्हारे साथ है क्या? उन्होंने हाल अहवाल के बाद पूछा। नहीं, मेरे साथ तो वो शाम को था, हम एक काम से गए थे, फिर वो चला गया। तुम्हारी बात नहीं हुई उसके बाद उससे? क्या हुआ खाला, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन वो घर नहीं आया अभी तक। उन्होंने अपनी परेशानी बयान की। आप फिक्र नहीं करें, मैं पता करता हूँ। ठीक है, मुझे बता देना। और तुमने एयरपोर्ट कब तक जाना है? उन्होंने साथ ही पूछा। उमर की पूरी फैमिली पाकिस्तान आ रही थी उमर और जैनब की शादी के लिए। जी 2 घंटे तक निकलूंगा। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उमर ने फोन कान से हटाया और कैफ को कॉल करने लगा। कैफ का फोन ऑफ जा रहा था। उमर को परेशानी हुई। आज शाम को जब उसे अनाया के मिलने की कोई उम्मीद न मिली तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया था। यहां तक कि उमर से भी कोई बात नहीं की और वहां से बिना कुछ कहे निकल गया। और अब वो घर नहीं गया था तो उमर को तशवीश हुई। उमर को पता था कैफ फार्म हाउस गया होगा। उसने फार्म हाउस पर मौजूद गार्ड को कॉल की थी और कैफ का पूछा था, जिस पर गार्ड ने बताया था कैफ थोड़ी देर पहले ही फार्म हाउस आया है। उमर ने सुख का सांस खारिज किया। वो ठीक था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और फार्म हाउस पहुंचा। लिविंग एरिया में दाखिल होते ही उसे सामने कैफ नजर आया। कैफ ने भी दाखिली दरवाजा खुलने पर उस तरफ देखा था। वो चलता हुआ पास गया और उससे पहले वो कुछ कहता सामने का मंजर देखकर वो थम गया। कैफ के सामने शीशे की मेज पर शैंपियन की बोतल रखी हुई थी और साथ एक गिलास। उमर को शौक लगा था, ये उसका दोस्त नहीं हो सकता। सारी जिंदगी उसने कभी इस हराम शय को मुंह नहीं लगाया था और आज वो कैसे शराब उठा लाया था। तूने शराब पी है? उमर के लहजे में गहरा दुख था। उसकी बात पर कैफ हंसा था। अभी 2 घूंट ही हल्क में उतारे थे कि तू आ गया। कैफ ने वजाहत दी जैसे 2 घूंट पीना कोई बड़ी बात न थी। अब वो बोतल उठाकर सुनहरे रंग की शैंपियन मजीद ग्लास में उंडेल रहा था जब उमर बिजली की बर्ग रफ्तारी से उसके सामने से ग्लास और बोतल उठा चुका था। कैफ को उसका ये अमल पसंद नहीं आया था। उसने माथे पर बल डाले निगाहें उठाकर उमर को देखा था। शैंपियन अपना असर दिखा रही थी। कैफ को अब चढ़ने लगी थी। कैफ, तुम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैं इसी काबिल हूं और अब तो ये मेरे उम्र भर की साथी रहेगी। उसको भुलाना है तो खुद को तो किसी चीज में डबोना है ना। तो ये शराब सही। मैंने सुना है ये सारे दुख सारे गम भूल जाने में मदद करती है। कहते साथ ही वो पीछे सोफे से टेक लगा गया।